फिर हम हाजिर हैं सेकेंडरी फिजिक्स के साथ, जिसमें हमारे पास आज जो टॉपिक है वो है मॉडर्न फिजिक्स से प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स जो था वो साइंटिस्ट था और उसका नाम है, उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के हवाले से एक थ्योरी दी जिसको हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं। और इसी थ्योरी की बुनियाद पे आजकल जो हम मॉडर्न कहते हैं कि हमारे पास लाइट जो है वो फोटॉन्स की शक्ल में, जिसको क्वांटा भी कहते हैं, या पार्टिकल्स की शक्ल में ट्रेवल करते हैं। तो बेसिकली हम इस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, इस थ्योरी से पहले हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, खुसूसी तौर पर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि उसमें से कि जब आप किसी ब्लैक बॉडी के ऊपर रेडिएशंस पढ़ते हैं, फिर वो रेडिएशंस वो एब्जॉर्ब करते हैं। हम जानते हैं कि ब्लैक बॉडी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करते हैं और थोड़ी देर बाद वो एब्जॉर्ब रेडिएशंस वापस इमिट करते हैं। तो उसके एमिशन स्पेक्ट्रा को एनालाइज करने के लिए, उसकी वेवलेंथ को और उसके नेचर को समझने के लिए हमारे पास एक थ्योरी इस्तेमाल हुई, वेन्स थ्योरी, जिसको कहते हैं वेन्स। साइंटिस्ट का नाम था और उसको वेन्स थ्योरी कहते हैं। वेन्स ने कहा कि हमारे पास, इस थ्योरी के मुताबिक वेन्स ने कहा कि अगर आपके पास कोई ब्लैक बॉडी है और उसका कोई खास टेम्परेचर है, तो उस टेम्परेचर को अगर आप एवरेज वेवलेंथ से, क्योंकि उसी टेम्परेचर पे उससे बहुत सारे वेवलेंथ निकलेंगे, लेकिन अगर आप इसके एवरेज पीक वेवलेंथ के साथ उस बॉडी का टेम्परेचर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा। ठीक है, यानी इससे हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर टेम्परेचर ज्यादा है, आप ज्यादा गर्म करेंगे तो कम वेवलेंथ, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की मतलब उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेंगी। और अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं होगा, तो फिर उससे लॉन्गर वेवलेंथ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, वो निकलेगा। यानी दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमेशा, चाहे टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा हो तो उस हिसाब से वेवलेंथ कम होगा, अगर टेम्परेचर कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको हमेशा एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा। वेन्स ने ये थ्योरी पेश की ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने के लिए, उसकी वेवलेंथ को समझने के लिए। ठीक है, तो जब इसको टेस्ट किया गया तो ये शॉर्टर वेवलेंथ पे सही रिजल्ट दे रहा था। शॉर्टर वेवलेंथ पे जब टेम्परेचर, वेवलेंथ कम हो और टेम्परेचर ज़्यादा हो, ज़्यादा टेम्परेचर पे और वेवलेंथ कम हो, दोनों को मल्टीप्लाई करने से उस रीजन पे ये हमारे पास वही कांस्टेंट नंबर दे रहा था। और मुख्तलिफ अटेम्प्ट्स के बाद चेक किया गया तो ये रिजल्ट ठीक था। लेकिन मसला ये हुआ कि जब हम इसको लॉन्गर वेवलेंथ पे चेक करते हैं, जब हम इसको लॉन्गर वेवलेंथ पे चेक करते हैं तो फिर ये थ्योरी हमारे पास फेल होती है, ये हमें सही रिजल्ट नहीं देता। तो फिर उसके बाद हमारे पास रेले जीन्स थ्योरी आ गई, जो इन ही वेवलेंथ्स को, जो कि लॉन्गर वेवलेंथ्स है, वो एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन वो भी फेल हो गई शॉर्टर रेंज में। यानी शॉर्टर वेवलेंथ्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास ये थ्योरी वैलिड थी, लॉन्गर में फेल हो रही थी, जबकि लॉन्गर वेवलेंथ्स को सेटिस्फाई करने के लिए रेले जीन्स की थ्योरी थी, लेकिन शॉर्टर में वो फेल हो रही थी। तो इसका मतलब है कि दोनों थ्योरीज हमारे पास, आप इसको 100% एक्यूरेट थ्योरीज या ऐसी थ्योरीज को जिसको आप 100% तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर अप्लाई करें, तो वो हमारे पास नहीं थी, मतलब ऐसी कोई थ्योरी नहीं थी। तो उसके बाद फिर हमारे पास प्लैंक्स जो है, ये एक साइंटिस्ट है, उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को समझाने के लिए, या ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को समझाने के लिए एक अलग सा तस्वुर दिया, जिसको हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के नाम से जानते हैं। प्लैंक्स ने हमारे पास इस थ्योरी में दो किस्म के अजम्पशंस किए। नंबर वन, प्लैंक्स का जो प्लैंक ने एज्यूम किया कि हमारे पास जो ब्लैक बॉडी है उसमें से जो रेडिएशंस बाहर आते हैं उसको टेम्परेचर से, या टेम्परेचर को वेवलेंथ से कंपेयर करना, इस तरीके से उसने नहीं सोचा, उसने एक अलग लेवल से सोचा। और उसने कहा कि ये जो मॉलिक्यूल ब्लैक बॉडी के है, जाहिर बात है जब इसके ऊपर रेडिएशंस पड़ते हैं तो ब्लैक बॉडी एनर्जी गेन करती है, रेडिएशंस गेन करती है, जिसकी वजह से ब्लैक बॉडी जिस किस्म के मटेरियल से बना है, उसके एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, एनर्जी गेन करने से उनके काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, उनके वॉल्स की या पूरी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये एटम्स, ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स जो है इसी ब्लैक बॉडी के, जिसमें से रेडिएशंस बाहर आते हैं, और ये अब हम समझने की कोशिश करते हैं, तो यही वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स जो है, जो वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, पहले एब्जॉर्ब करने की वजह से लोअर लेवल से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट पे अगर एटम है, मॉलिक्यूल है या इलेक्ट्रॉन है,
तो वहाँ से एनर्जी को रिलीज करके वापस आएगा। कि हमारे पास अगर ये लोअर लेवल है और ये हाई लेवल है, तो अगर कोई एटम लोअर लेवल पे है और उसको एनर्जी मिल जाती है बाहर से, तो ये ऊपर हाई लेवल पे जाएगा, वहाँ से ये एब्जॉर्ब एनर्जी को वापस रिलीज करेगा, जिसको हम इमिटेड रेडिएशंस कहेंगे, और ये वापस आएगा नीचे। फिर ये यहाँ से एनर्जी गेन करेगा, फिर जाएगा, फिर रिलीज, और इस तरीके से ये ऑसिलेशन करेगा या वाइब्रेशन करेगा। तो ये कहते हैं कि जो वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स हैं विच इमिटेड रेडिएशंस, जिसकी वजह से रेडिएशंस या फोटान या शुआएं खारिज हो गई हैं वाइब्रेटिंग की वजह से, यही वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल जो है विच इमिटेड रेडिएशन, जिसने शुआओं को इमिट किया, हैव ओनली सर्टेन डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी। अमाउंट यहाँ पे मिस है, यानी कि उनके जो एनर्जीज हो सकते हैं ना, वो हर वैल्यू नहीं हो सकती। यानी जो एटम्स है या पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऊपर नीचे वाइब्रेशंस करते हैं, तो इसकी वजह से ये एनर्जी या रेडिएशंस इमिट करते हैं। तो उन्होंने ये बात की कि यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो हर वैल्यू नहीं हो सकती। इमिटेड रेडिएशन की एनर्जी जो होगी वो खास डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होंगे, यानी हर किस्म की एनर्जी हमारे पास नहीं हो सकती, उसके खास, जिसको हम एनर्जी क्वांटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जिसको मैथमेटिकली उसने कहा कि E इज इक्वल टू NHF। HF जो है ये हमारे पास ये जो रेडिएशन इमिट होती है, प्लांक्स ने ये अज्यूम किया कि ये हमारे पास एक्चुअली फोटॉन है, जिसकी एनर्जी E इज इक्वल टू HF के बराबर है। तो ये जो एनर्जी है किसी भी स्टेट पे जब ये जंप करते हैं, किसी भी लेवल से या किसी भी लेवल से नीचे जंप करते हैं, जहां भी ये जा सकते हैं, ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने पे ज्यादा ऊपर जा सकते हैं, लेकिन उसकी जो एमिटेड फोटॉन की जो एनर्जी है, तो वो हमारे पास हमेशा प्लांक्स कांस्टेंट को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और जाहिर बात है फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर आप इसको प्लांक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस फोटॉन की एनर्जी बन जाती है। अब उस फोटॉन की जो एनर्जी है वो हमारे पास, अगर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनिमम एनर्जी हो सकती है किसी भी फोटॉन की। अगर इससे ज्यादा हो तो फिर उसी एनर्जी का डबल होगा। यानी मसलन अगर मैं इस तरह कह सकता हूं कि अगर आपके पास ये किसी लोअर लेवल से जंप है, उसकी एनर्जी सबसे कम है, और उसको मैं HF, सपोज उसको मैंने वैल्यू दी 4, यानी जब लोअर लेवल से जंप लगाया या किसी भी मॉलिक्यूल ने एक लोअर लेवल से जंप करके जो फोटॉन एमिट किया, जो एनर्जी रिलीज हो गई वो 4 जूल है। फॉर एग्जाम्पल, एक आम सा एग्जाम्पल जिसका कोई तुक्का ही नहीं बनता, हम वो कहते हैं। अब मैं कहता हूं कि अगर इस स्टेट से ये और ऊपर चला जाए, फिर वहां से जंप लगाए, तो जाहिर बात है जब ज्यादा ऊपर जाएगा, ज्यादा एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा, वहां पे नीचे आएगा, तो फिर हमारे पास इसकी एनर्जी ज्यादा हो सकती है, या ज्यादा फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट करना शुरू करेगा, तो फिर उसकी एनर्जी 4 से ज्यादा हो सकती है। तो ये कहते हैं कि ये 4 से कितनी ज्यादा हो सकती है, ये 5 नहीं हो सकती, 6 भी नहीं, 7 भी नहीं, ये 8 हो सकती है, क्योंकि आप इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मैंने n को 1 लगाया तो इससे वैल्यू हमें 4 मिल गई। अब मैं n की जगह 1 के बाद 2 ही तो लगा सकता हूं, क्योंकि इंटीजर 1 2 3 4 5 इस तरह है, बीच में हमारे पास जितनी भी फ्रैक्शंस है वो आप नहीं लगा सकते, जिस वजह से हम इसको एनर्जी क्वांटाइजेशन कहते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ लेवल की जो एनर्जी है ना, वो हर एनर्जी नहीं हो सकती, वो डिस्क्रीट वैल्यू हो सकती है। इसी को हम एनर्जी क्वांटाइजेशन कहते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी है मुख्तलिफ स्टेट्स की वो क्वांटाइज्ड होंगे। तो अब अगर ये ज्यादा हो सकती है तो 2 4 8 हो सकती है। ठीक है, यानी इसके एनर्जी फोटॉन के अगर ज्यादा हो सकती है तो 4 नहीं फिर 8 हो सकती है, यानी 4 और 8 के बीच 5 6 7 या फ्रैक्शंस में बिल्कुल इनफाइनाइट नंबर्स, वो तमाम आप स्किप करेंगे, वो ऑक्युपाई नहीं कर सकते। ये एक फॉर एग्जांपल है। इसी तरह अगर आप इस कहते कि इससे भी एक फोटॉन और फ्रीक्वेंसी को मैंने मजीद बढ़ाया और ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करना शुरू करेगा और 8 से भी एनर्जी बढ़ गई, तो फिर इसकी एनर्जी 3 4 12 हो सकती है। 8 और 12 के बीच जितनी भी नंबर्स है ये नहीं हो सकती, यानी इसकी एनर्जी 4 हो सकती है, 4 2 8 हो सकती है, 4 3 12, 4 5 20, इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि किसी भी मटेरियल से जिसका इमिटेड फोटॉन की मिनिमम एनर्जी अगर आपके पास 5 जूल है सपोज, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, तो ये 2 5 10 हो सकती है, 3 5 15 हो सकती है, 4 5 20 हो सकती है। बीच में जितनी भी नंबर्स हैं वो हमारे पास नहीं हो सकते। इस वजह से उन्होंने ये एज्यूम किया प्लांक्स ने, जो कि बाद पहले तो बड़े कंट्रोवर्शियल रहे ये सारे एजम्पशंस,
लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन बाद में जब इसने थ्योरी के ऊपर अप्लाई किया और मुख्तलिफ वर्कआउट इसके ऊपर हुआ तो फिर ये चीज़ लोग मान गए कि बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स के भी होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो वो भी हर एनर्जी ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, उनके ख़ास एनर्जी लेवल होते हैं, जिस वजह से हम कहते हैं कि एनर्जी हमारे पास क्वांटाइज्ड है। दूसरा assumption प्लांक्स का ये था कि the molecules emit energy in discrete unit of light called photon, कि ये जो molecules है जो excited state में है ऊपर चले जाते हैं, तो जब ये नीचे आते हैं तो हमारे पास जो एनर्जी एमिट करती है वो रेडिएशंस की शक्ल में नहीं बल्कि पार्टिकल्स या फोटॉन्स की शक्ल में, जिसको क्वांटा भी कहते हैं या फोटॉन्स भी कहते हैं। और उसी फोटॉन की जो एनर्जी है वो E=hf के बराबर है। ये जिस फ्रीक्वेंसी से जंपिंग करते हैं लोअर हाई लेवल पे बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल टेम्परेचर या किसी भी वजह से, तो उस फ्रीक्वेंसी को आप प्लांक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी एनर्जी के बराबर फोटॉन्स हमारे पास क्या होंगे, इमिट होंगे। उसने ये दूसरा एजम्पशन दिया। और फिर उन्होंने कहा कि मॉलिक्यूल्स ओनली जंप्स, मॉलिक्यूल तब जंप लगाएंगे लोअर से हाई पे या हाई से लोअर पे if they emit या absorb energy, अगर ये एनर्जी को इमिट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं तो तभी ये जंप लगाएंगे। मसलन अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन या एटम या मॉलिक्यूल लोअर एनर्जी लेवल पे है तो जब इसको फोटॉन मिल जाता है, एनर्जी मिल जाती है, सॉरी इसको एनर्जी मिल जाती है, तो ये जंप लगाएगा लोअर से हायर पे। तो ये तब जंप लगाएगा जब उसकी एनर्जी लेवल के बराबर कोई फोटॉन आ जाए, ये कबूल कर ले और ये लोअर लेवल से ऊपर चला जाए, बशर्ते कि ये फोटॉन दोनों लेवल के गैप के या डिफरेंस के बराबर हो। फिर उसी लेवल पे ये मौजूद है तो यही एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब की, ये एक्साइटेड स्टेट में है तो ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहना चाहते, वापस ये ग्राउंड स्टेट पे आएगा, तो उसी फोटॉन को ये इमिट करता है। ये इमिट तब करेगा जब ये हाई लेवल पे हो और ये ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, यानी कि जब सेम स्टेट में हो तो किसी किस्म का फोटॉन इमिट नहीं होगा। अगर आप उसे इमिशन या एब्जॉर्प्शन की तवक्को करते हैं तो हमारे पास जंपिंग ऑफ स्टेट्स, मुख्तलिफ स्टेट से जो जंपिंग है वो हमारे पास इन्वॉल्व होगी। स्टूडेंट्स, इस थ्योरी में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू जो है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में, जिसने दरवाजे खोल दिए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान बना दिया, वो था फोटॉन लफ्ज़ का, कि फोटॉन होते हैं पार्टिकल की शक्ल में, लाइट जो है वो ट्रेवल करते हैं, और उसने मुकम्मल तौर पर उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी एनर्जी की और प्लांक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने से, और उसको फिर लिंक कर दिया वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल से या चार्ज पार्टिकल से, जिससे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट होते हैं। तो इसी वजह से हमारे पास जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसका बर्थ हुआ, और उसके बाद जब आप देखेंगे जहाँ भी आप क्वांटम मैकेनिक्स को देखेंगे तो आपको हर जगह पे फोटॉन और पार्टिकल्स, फोटॉन, क्वांटा और इस तरह की बहस का सामना होगा। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए हमेशा शासिब अकेडमी पर उर्दू लैंग्वेज में अपलोड करते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल, यूट्यूब और फेसबुक पेज दोनों को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। हमारा दूसरा चैनल पश्तो लैंग्वेज में सिर्फ पख्तो के मंगा क्लासों ने पाबा ने अपलोड को आवाज़ में सरा साइंस अकेडमी पश्तो पुनम बाने दे पर फेसबुक और यूट्यूब दोनों बाने नो पागे मुसलमान का फॉलो की। थैंक यू वेरी मच।